आप सभी को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार वालों के साथ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा क्लास 10th का जो इतिहास है, हम लोग उसको देखेंगे। इतिहास में आपको पता है कुल 8 अध्याय है और 8 अध्याय में जो शुरुआत का 3 अध्याय है, थोड़ा सा यही एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है आप लोगों में और लगभग सभी विद्यार्थियों में। पहला अध्याय है आपको यूरोप में राष्ट्रवाद, फिर है हिंद चीन में, और जो समाजवाद एवं साम्यवाद है, ये 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि ये हमारे आउट ऑफ इंडिया से ही है पूरा, तो इनका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा समझ में नहीं आता है। तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं इन तीनों अध्याय को जितना हो सके मैं उतना सरल शब्दों में आपके साथ मैं डिस्कस करूं। तो आज के वीडियो में हम लोग पहले अध्याय को देखेंगे, जो चौथा अध्याय हमारा भारत में राष्ट्रवाद। वहां से फिर थोड़ा आसान हो जाता है, बच्चों को पढ़ने में भी रुचि आने लगती है क्योंकि उन्हें अपने क्षेत्र के बारे में पढ़ना होता है, साथ ही जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो भी हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में होता है, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा समझ में भी आती है। ठीक है, लेकिन आपको किसी भी प्रकार का टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल मैं प्रयास करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाऊं, और जहां पर भी आपको डाउट लगे कि मुझे यहाँ समझ में नहीं आया, आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख लीजिए। वीडियो में मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको आगे समझाना शुरू करूं, उनसे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और कलम साथ लेके बैठिए। अगर अभी आपके पास नहीं है तो अभी आप वीडियो को छोड़ दीजिए, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं, 10th के स्टूडेंट से तात्पर्य ही यही होता है कि आपको अभी नोट्स बनाते हुए जाना है, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसकी पूरी गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन फिर ये कुछ हो सकता है घंटों तक आपके साथ रहे या आपके दिमाग में रहे, कुछ महीनों तक रहे, लेकिन इनसे ज़्यादा नहीं रहने वाला है। और आपका एग्ज़ाम होना है 2024 फरवरी या मार्च में, तो इसलिए आप नोट्स बनाइए ताकि आप क्लास ख़त्म होने के बाद उनका शाम में या फिर अगले दिन आप उसका रिवीजन कर सकें। हाँ, अगर आप 10th के स्टूडेंट नहीं हैं तो टॉपिक को बिल्कुल आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो एक बार मैं फिर से मैं आपको बता दूं कि अभी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा किसका, तो क्लास 10th हिस्ट्री का, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं, है ना। और इतिहास में आपको कुल कितने अध्याय पढ़ने हैं, तो आपको टोटल 8 अध्याय पढ़ने हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। मैंने बोर्ड्स पर पहले ही कुछ जो मोटी मोटी बातें हैं मैंने उनको लिख दिया है, ताकि बाद में इस चीज़ को समझाऊंगा और लिखूंगा, थोड़ा टाइम हमारा ज़्यादा लग जाता है और वीडियो की लंबाई अधिक हो जाती है। इसीलिए वीडियो शुरू करने से पहले ही कुछ चीज़ें मैं लिख देता हूं, ताकि आपको मैं अच्छे से डिटेल्स में समझा सकूं और फिर आपका समय भी कम लगे, कम समय में आप ज़्यादा सीख पाओ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास, तो इसलिए हमें पहले यह जानना जरूरी है कि इतिहास क्या है ना। इतिहास, तो इतिहास से तात्पर्य है कि हम जब पहले के बातों को, यानी ऐसी बातें जो पहले घटित हो चुकी है, ऐसी घटना जो पहले घटी हुई है, जब हम उनके बारे में अध्ययन करते हैं, तो हमें अध्ययन करने के लिए हमें किसी न किसी स्रोत की आवश्यकता होगी, हमें कुछ ना कुछ चाहिए। तो कोई किताब हमें जो चाहिए, तो जो किताब हमें एक्चुअल में जानकारी देता है बीती हुई घटनाओं के बारे में, हम उसी किताब को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। क्या समझ में आया आपको? इतिहास किसे कहते हैं? कोई ऐसी किताब जो हमें बीती हुई घटनाओं के बारे में, बीती हुई बातों के बारे में जानकारी देता है, उन्हें हम इतिहास कहते हैं। तो याद रखना है, यहाँ पर घटना से तात्पर्य यह नहीं होता है कि जो सिर्फ 2000 साल पहले हुआ है। अगर किसी किताब में आज से पिछले महीने की जानकारी दी गई है, तो इसका मतलब वह भी इतिहास ही है। आप समय के बारे में जानते हैं कि समय 3 संदर्भ में है, एक जो वर्तमान चल रहा है, एक जो बीत गया, पहले समाप्त हो चुका है, और जो एक आएगा। तो जो आएगा उसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है,
किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन जो बीत गया उसकी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन अगर हम जानकारी लेना चाहें, अगर आप जानकारी लेना चाहें, तो वह जानकारी हमें मिल सकती है, क्योंकि आज से पहले 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले कोई ना कोई तो व्यक्ति था, वो उस चीजों को कहीं ना कहीं उन्होंने लिखा हुआ है। जब आप आगे पढ़ोगे तो वहां पर इतिहास को भी कई कालखंडों में बांटा है, तो वहां पर आप डिटेल से पढ़ोगे। तो आप बस इतना समझो कि आज जो दौर चल रहा है, आज जो समय हो चल रहा है, आज जो आपके आसपास जो घटनाएं घट रही, तो उनको आप देख रहे हैं, उनको आपको किसी किताबों में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपका उम्र अभी 14 साल हो रहा है, 15 साल हो रहा है, लेकिन आज से पहले 15 साल पहले क्या हुआ था, 20 साल पहले क्या हुआ था, अगर आपको वो जानना है तो उसके लिए आपको किसकी आवश्यकता चाहिए? तो अगर वो थोड़ी बहुत बातें हैं, आपके आसपास की बातें हैं, तो आप अपने पिताजी से पूछ सकते हैं, माँ से पूछ सकते हैं, आपके घर में जो भी पढ़े लिखे हैं वो आपको बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरी दुनिया के बारे में जानना है, तब तो आपको कोई एक अच्छा सा माध्यम चाहिए, और वो माध्यम क्या है? किताब है। और जो किताबें हमें पुरानी घटनाओं के बारे में, बीती हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा इतिहास क्या है। अच्छा, क्यों जरूरी है इतिहास? तो याद रखना, इतिहास ये था क्या है। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि आखिर भैया हमें इतिहास पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? तो इनको समझिए, हम अगर बीती हुई घटनाओं का अध्ययन नहीं करेंगे तो हमें आने वाले समय में भी कई सारी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ेगा। जैसे अगर अभी आप कुछ दिन पहले देखिएगा, कोविड वाला जो आया था, कोरोना वायरस वाला जो एक समस्या, एक महामारी जो पूरी दुनिया के सामने आया था, इसमें क्या हुआ? ये तो अब इतिहास हो गया है। लेकिन अगर आज के जनरेशन, जो हमारी जनरेशन है, अगर वो इस चीज को नहीं समझेंगे, उनको अगर नहीं पढ़ेंगे, आखिर कोरोना क्यों शुरू हुआ था और क्यों इतना जल्दी पूरी दुनिया में एक वैश्विक महामारी के रूप में उभर कर आया, तो उनका बड़ा कारण था, लोग सतर्क नहीं रह रहे थे, 2 गज की जो दूरी थी वो नहीं मेंटेन कर रहे थे, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे थे, साथ ही डॉक्टरों की कुछ लापरवाही थी, बहुत सारे देश का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत वीक था। तो उन सभी पर काम किया गया है। अभी भारत सरकार ने भी बहुत अधिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है। तो इनसे फायदा क्या है कि अब आने वाले समय में अगर इस प्रकार की वैश्विक महामारी आती है तो सभी देश डटकर उसका सामना कर पाएंगे, और जो नुकसान है वो थोड़ा कम होगा। तो ये हमने कहाँ से सीखा? तो ये इतिहास से सीखा। तो इसीलिए इतिहास जरूरी है, क्योंकि इतिहास हमें बहुत सारी ऐसी घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, जिनसे जो गलतियां पहले की गई थी वो गलतियां हम आज के समय में ना करें। इसीलिए हमें इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। वो हमें सतर्क करता है कि इस गलती की वजह से इतने सारे लोग मारे गए थे, तो आप इस गलती को आगे या अगली जनरेशन हमारी ना दोहराएगी। इसीलिए इतिहास है। क्या ये चीज समझ में आया? देखिए, इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप रट नहीं सकते हैं, आपको समझना पड़ेगा हर एक कॉन्सेप्ट को। जो चीज, जो थ्योरी आपके दिमाग में, जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा ना, याद रखिएगा, वहां पर रटंत नहीं जरूरी है, वहां पर आपको समझने की आवश्यकता है। और मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा कि हर एक चीजों को मैं बारीकी से आपको समझाऊं, आपके साथ मैं चर्चा करूं, वर्णन करूं, और ताकि आपको कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, चलिए, अब ये चीज मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। इतिहास क्या है वो मैंने लिख भी दिया था। कोई ऐसा किताब जो हमें बीती हुई बातों का या बीती हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, हम उसी को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। चलिए, अगला है आपका, तो हम लोगों का जो पहला अध्याय है, याद रखना है पहला अध्याय क्या है इतिहास का, तो वो है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, पहला अध्याय क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पहला अध्याय क्या है भाई? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यहाँ पर 2 शब्द आया, एक आया है यूरोप और दूसरा आया है राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद को हम बाद में देखेंगे, पहला यूरोप। तो यूरोप के बारे में बताइए, यूरोप क्या है? तो यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, यह एक महादेश है। यूरोप क्या है? एक महादेश है। अच्छा, महादेश है, तो आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कि महादेश कितने हैं। आप पहले लिखिए,
मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लिख दिया होगा। तो महादेश, टोटल महादेशों की संख्या है 7। महादेश कितने हैं? 7 है। महादेश का मतलब क्या है? ये पृथ्वी के वो स्थल भाग वाले हिस्से हैं, स्थल वाले हिस्से है ना, उसी बड़े स्थल वाले हिस्से को ही हम क्या कहते हैं? महादेश कहा जाता है। महादेश कितने? 7। क्या आपको सातों का नाम पता है? नहीं पता है तो आप कॉपी में नोट्स कीजिए और देखिए, आप सीरीज बाय से याद रखिए। जैसे अ से याद रखिए, अ से क्या सब हो सकता है? तो अ से ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और अफ्रीका, ऐसे याद रखिए। अ से ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और अफ्रीका। कितना हो गया भाई? 3। आप मेरे साथ बोलिए, अ ना, अ से ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, फिर उनके बाद बोलिए एशिया, यूरोप, या तो फिर आप एशिया यूरोप को पहले ले आके आ सकते हैं। एशिया यूरोप, 3 को एक साथ रखना है। इसी कॉन्सेंस में आप बोलिए भी, फिर आप कभी नहीं बोलिएगा एशिया यूरोप, ये 2 को एक साथ रखना है। एशिया यूरोप। अगला है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका। और फिर उधर 2 भाई है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। क्या सातों याद हुआ? फिर से आप मेरे साथ बोलिए, एशिया यूरोप, एशिया यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका और 2 देश उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि सातों महादेश भी आपको याद हो गए होंगे, और अगर आपको याद नहीं हुआ, आप कॉपी में बिल्कुल नोट्स बना लिए होंगे, लिख लिए होंगे इसको। अब इसके साथ हमारा दूसरा शब्द था राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद, अब देखिए, राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद, आप ये भी अगर आप अखबार पढ़ते होंगे तो कई बार क्षेत्रवाद की भी भावनाएं लोगों में जागृत हो जाती है। तो राष्ट्रवाद, राष्ट्र, अगर कभी भी किसी भी देश में जब वहां रह रहे लोगों में जब अपने राष्ट्र के प्रति सांस्कृतिक तरीके से या भौगोलिक परिवेश में या किसी भी टॉपिक को लेकर जब अधिकांश लोगों में या देश की अधिक जनसंख्या में जब राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो जाती है या वो लोग राष्ट्र के प्रति जागरूक हो जाते हैं, यानी राष्ट्र में क्रांति लाने की सोचने लगते हैं, बदलाव लाने की सोचने लगते हैं, उसी चीज को क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद कहा जाता है। ये क्षेत्रवाद भी हो सकता है। किसी एक क्षेत्र में आपने देखा होगा कई बार एक गांव की लड़ाई दूसरे गांव से हो जाती है, तो ये पूरा गांव लड़ने के लिए चला जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि वहां पे गांव के सभी लोगों का सेंटिमेंट जुड़ जाता है, वो लोग सेंसिटिव हो जाते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर, और फिर दूसरे गांव पर वो आरोप प्रत्यारोप या लड़ाइयां शुरू हो जाती है। ये कई बार एक राज्य का दूसरे राज्य से भी हो जाता है। तो याद रखना है, तो जब किसी भी तरीके से एक क्षेत्र के लोगों में आपसी प्रेम की भावना जागृत हो जाती है, वो लोग एकत्रित हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, तो उसी को राष्ट्रवाद या क्षेत्रवाद या राज्यवाद, यानी जितने बड़े स्तर पर हो उसको हम उस तरीके से सांकेतिक कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रवाद भी आपको समझ में आ गया होगा। हमने लिखा भी है यहाँ पर, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक या सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना को जागरूक करता है या जागृत करता है या बढ़ाने का प्रयास करता है। हम उसी को क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद कहेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक में अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, आप किताब को खोल के देखिएगा, यही बस आपको जो मैं समझा रहा हूँ यही सब चीजें वहां पर दी गई है। मैं मुख्य मुख्य बातें आपको वहां से लेकर आपको बता रहा हूँ ताकि आपका वो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। लेकिन उसके बावजूद अगर कहीं पर भी आपको डाउट रहता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में वीडियो समाप्त होने के बाद कीजिएगा। वो रह जाएगा तो फिर मैं उस कमेंट को देखूंगा। अगर मुझे लगेगा कि वहीं पर आपको जवाब देना चाहिए तो मैं बिल्कुल जवाब भी दूंगा, नहीं तो मैं फिर आपको अगली वीडियो में आपके डाउट को मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा। अच्छा, राष्ट्रवाद हमारा क्लियर हो गया, तो यहाँ पर आप दोनों शब्द समझ गए होंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद आप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मतलब राष्ट्रवाद की भावना का सबसे पहले शुरुआत कहाँ होती है? तो याद रखना है, यूरोप कंटिनेंट में होती है, यूरोप महादेश से शुरुआत होती है राष्ट्रवाद की। ठीक है, अगला है, तो राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ये मैंने बिल्कुल यहाँ पर लिख भी दिया है, आप लिखते भी चलिएगा।
तो ये यूरोप से होती है। और हमें यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ना है तो यूरोप तो एक पूरा का पूरा महादेश है, तो यूरोप महादेश में याद रखना है। ये पहले अध्याय में जो हम पढ़ेंगे ना, पहले अध्याय में कुछ देश ऐसे हैं जिनके बारे में हमें जानने की बिल्कुल आवश्यकता है, जिनकी चर्चा हमारे इस अध्याय में हुई भी है। वो है हमारा पहला इटली। तो याद रखना है, इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। ठीक है। अगला है जर्मनी। जर्मनी के बारे में भी हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। और जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। इटली की राजधानी रोम। उसके बाद है यूनान, और यूनान की राजधानी कहाँ है? याद रखना है एंथेस। एंथेस। ठीक है। यूनान की राजधानी कहाँ है? एंथेस। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। यानी हम इन सभी देशों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मैंने क्या किया है कि सभी देशों की राजधानी भी लिख दिया है कि थोड़ा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाए आपको। इटली की राजधानी रोम, इटली के बारे में पढ़ेंगे। जर्मनी, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन। यूनान की राजधानी एंथेस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। उनके बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। यहाँ पे याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया जो है यह एक यूरोप महादेश का एक देश का नाम है ऑस्ट्रिया। लेकिन इसी प्रकार का एक साउंड आप ज्यादा सुनते होंगे, वो है ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, ये देश हमेशा चर्चा में रहता है क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट यहाँ का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। आप अगर शॉर्ट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भाई बहनों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं शॉर्ट वीडियो भी लेके आता हूँ, कई बार 4 मिनट का, 5 मिनट का। तो वहां पर भी मैंने इसको डिटेल्स में बताया था। ऑस्ट्रेलिया, याद रखना है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, ये भी आप भी याद रखिए, क्रिकेट है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी याद रखना है कैनबेरा है। और ऑस्ट्रेलिया जो है ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का एक देश है। याद रखना है ऑस्ट्रेलिया एक क्या है? महादेश भी है। और उसी महादेश का सबसे बड़ा देश जो है ऑस्ट्रेलिया है। और ये कहाँ है? इसकी राजधानी कहाँ है? कैनबेरा है। वहीं ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। ये ऑस्ट्रिया कहाँ है? याद रखना है ये यूरोप महादेश का एक देश है। ठीक है। उसके बाद है हंगरी। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। उनके बाद बोहेमिया, इनके बारे में पढ़ेंगे, और इनकी राजधानी है पराग्वे। इन सभी को आप एक जगह लिख लीजिएगा। ठीक है। मैं भी कुछ देर में बोर्ड के साइड में आ जाऊंगा, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब वीडियो को रोक के आपको सभी को लिख लेना है। और जो मैं साथ साथ बोलते जाता हूँ आप रफ कीजिए, रफ करने में कोई कमी मत कीजिए। एक बार फिर से देखिए, इटली की राजधानी रोम, जर्मनी की बर्लिन, यूनान का एंथेस, फ्रांस का पेरिस, ऑस्ट्रिया का वियना, हंगरी का बुडापेस्ट, और बोहेमिया का पराग्वे। ठीक है। तो ये सारे के सारे मुख्य देश थे, इनके बारे में हम पहले अध्याय में पढ़ेंगे। ये एक तरीके से ओवरव्यू है हमारे पूरे अध्याय का, पूरे अध्याय में एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या सब है, साथ साथ हम लोग कुछ पढ़ते भी जा रहे हैं। अगला है हमारा, हम इसमें देखेंगे मुख्य क्रांति, यानी क्रांति कौन सब हुई थी, हम उसका भी अध्ययन करेंगे। तो इसमें 2 क्रांति सबसे ज्यादा मशहूर है, और इन्हीं दोनों क्रांति के बारे में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। पहला है जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति, और इनके क्या प्रभाव हुए या इनके क्या परिणाम हुए, हम इनको भी अध्ययन करेंगे इसी अध्याय में। याद रखना है, ये आपके लिए बहुत ही अधिक VVI क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। साथ ही में हम पढ़ेंगे 1848 ईस्वी की क्रांति एवं इसके क्या परिणाम हुए थे, इनका भी अध्ययन करेंगे। और मैं प्रयास करूंगा कि इन दोनों को मैं बहुत ही डिटेल्स में आपके साथ चर्चा करूं, ताकि आप अगर बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि बोर्ड में बिल्कुल पूछा जाएगा कि जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति से आप क्या समझते हैं, या जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के क्या प्रभाव हुए, या प्रश्न पूछा जाएगा कि 1848 ईस्वी की क्रांति के कारणों का विवरण दें, या 1848 ईस्वी की क्रांति का क्या परिणाम हुए। ठीक है। हम इन दोनों क्रांतियों को इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। साथ ही यहाँ पर मुख्य नाम, कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम जो पूरे अध्याय में, यानी यूरोप में जो राष्ट्रवाद है, यहाँ पर जो हम कुछ देशों को पढ़ेंगे, यहाँ पर इन व्यक्तियों का बहुत ही अधिक योगदान रहा है, तो इनका भी हम अध्ययन करेंगे। और इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है, हम लोग उसका भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं, तो आपके लिए ये सारा चीज जरूरी है। पहला है भाई यहाँ पर मेजनी, हम इसका यहाँ पर बहुत ही डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही काउंट काउर, गैरीबाल्डी और बिस्मार्क, इनके जैसे अगर कुछ और नाम आते हैं तो हम उनका भी अध्ययन करेंगे, लेकिन ये चारों का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत अधिक आवश्यक है, काउंट काउर, गैरीबाल्डी, बिस्मार्क और मेजनी। ठीक है। आगे देखिए, अच्छा
यहाँ पर याद रखना है कि पूरे यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना जो जगी, पूरे यूरोप के सभी देशों में अपने देश के प्रति उन लोगों में जो एकत्रित वो लोग जो होना शुरू हुए, तो इनमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो योगदान जो रहा वो किसका रहा था? फ्रांस का रहा था, या फ्रांस की राज्य क्रांति का। यानी सबसे पहले जो फ्रांस में राज्य क्रांति हुई थी लुई 16वां के कार्यकाल में, तो वो एक सबसे बड़ा कारण रहा था। और सभी यूरोप के देशों में एक उनको मार्गदर्शन मिल गया था कि अगर एकत्रित होकर अगर लड़ा जाए तो कोई भी वंश हो, चाहे वो कितना ही क्रूर क्यों ना हो, निरंकुश क्यों ना हो, उनको उखाड़ फेंका जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर इसके साथ ही साथ याद रखिएगा कि यूरोप में जो मूल रूप से राष्ट्रवाद की भावना जगी, तो वहां पर अप्रत्यक्ष रूप से कुछ हद तक प्रत्यक्ष रूप से भी कहिएगा तो नेपोलियन का जो आक्रमण था, नेपोलियन जो अंधाधुंध आक्रमण कर रहा था आसपास के सभी देशों में, तो याद रखिएगा यह भी एक परिणाम था जिसका किसका? तो राष्ट्रवाद का, क्योंकि इनके युद्धों ने भी कई सारे देशों के लोगों को एकत्रित कर दिया। जो देश पहले कई राज्यों में बटा होता था और उन पर अधिक आक्रमण होने के कारण, अधिक उनके हिस्से को अपने हिस्से में लेने के कारण, वो उस देश के सभी नागरिक एक साथ एकत्रित हो गए और उसी को तो हम राष्ट्रवाद कहते हैं, है ना। इनके साथ याद रखिएगा कि फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, राज्य क्रांति, ये कब होती है? 1789 ईस्वी में होती है। फ्रांस की राज्य क्रांति कब होती है? याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है। 1789 ईस्वी में होती है। और फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद ही याद रखना है कि फ्रांस में जो क्रांति होती है, इसी क्रांति के बाद यहाँ पर से एक युग का समाप्ति हो जाता है और दूसरे युग की शुरुआत हो जाती है। किस युग की समाप्ति होती है? तो नेपोलियन युग का अंत हो जाता है और मेटरनिख युग की शुरुआत हो जाती है। उनसे पहले हम कुछ चीजों को और चर्चा करेंगे, ठीक है। तो याद रखना है, वियना सम्मेलन जो हुआ था 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के बाद, वियना सम्मेलन होता है 1815 ईस्वी में। याद रखना है, वियना सम्मेलन जो 1815 ईस्वी में हुआ था, तो यहाँ पर जितने भी उस समय याद रखना है पूरे यूरोप में देखिएगा तो लगभग दो जो संगठन था वो बहुत तेजी से आगे ग्रो किया द्वितीय विश्व युद्ध तक। पहला था धूरी राष्ट्र, दूसरा था मित्र राष्ट्र, जिसको ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एतायद के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये दोनों ग्रो किया। तो मूल रूप से जो फ्रांस के आक्रमणों से जितने देशों के हिस्सों में, जितने देशों के क्षेत्रों में जो उथल पुथल हो गया था, उन्हीं सब चीजों को, यानी नेपोलियन के हारने के बाद बैठक हुई थी, तो याद रखना है उसकी जो मेजबानी किया था वो किया था ऑस्ट्रिया के चांसलर, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के चांसलर। याद रखना है, चांसलर पद एक तरीके से राष्ट्रपति के पद के बराबर होता है, ठीक है। अभी भी जर्मनी में चांसलर पद ही चलता है, लेकिन हमारे देश में क्या, राष्ट्रपति का पद है। तो ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे वो कौन थे? मेटरनिख। इसी की अध्यक्षता में वियना सम्मेलन बुलाया गया था। और वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि नेपोलियन के युद्धों के कारण यूरोप में जो अशांति पैदा हुई है और जिस भी देशों का दूसरे देशों के हिस्सों पे जो कब्जा किया गया, उन सभी को वापस कर दिया जाए और यूरोप में फिर से शांति व्यवस्था बहाल की जाए। साथ ही साथ इसी के कारण इसकी अध्यक्षता किसने किया? मेटरनिख ने किया। और नेपोलियन युग का अंत हो गया और साथ में नेपोलियन युग का अंत हो गया और किस युग की शुरुआत हो जाती है? तो मेटरनिख युग की शुरुआत हो जाती है। किस सम्मेलन के बाद? याद रखना है, वियना सम्मेलन के बाद। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। इसको आप गांठ बांध के याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब मैं बोर्ड के साइड में आ जाता हूं। अब आप वीडियो को रोककर इन सभी चीजों को लिख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आपने लिख लिया होगा, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, इसमें से जो भी आज मैंने आपके साथ चर्चा किया, आप मुझे बताइए कहीं पर क्या आपको कोई भी डाउट है? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के नीचे में अपने डाउट को विस्तार से लिखिएगा और फिर मैं जब आपके डाउट को पढ़ूंगा तो मैं आपको और अधिक विस्तार से मेरे पास जो भी ज्ञान है मैं उसके माध्यम से, उनकी सहायता से आपको और विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। फिर मैं कहता हूँ, मेरे पास अथाह ज्ञान नहीं है,
लेकिन आपका भाई हर संभव प्रयास करेगा कि आपको उतनी जानकारी दिया जाए कि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे और आपको अच्छे से समझ में आए, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम जो 2024 में होना है उसमें आप अच्छे से विस्तार से प्रश्नों को बिना किसी डिप्रेशन का आपको एकदम रटने की आवश्यकता ना हो, आप लिख सकें। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। मैं प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए। देखिए एक्चुअल में भाई क्या है कि आप लोगों का उतना सपोर्ट मुझे भी नहीं मिल पा रहा है। कई बार मैं भी डीमोटिवेटेड हो जाता हूँ कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं मेरे भाई बहन को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर उनको समझ में आता तो वीडियो पे व्यू नहीं आ रहा है। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी चलती है और इसी वजह से कभी कभी मैं छोड़ देता हूँ। चलिए कोई बात नहीं है, बनाने से क्या फ़ायदा, शायद जो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ वो शायद समझ में नहीं आ रहा हो, इसी वजह से तो वीडियो पे व्यू नहीं जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दम पर जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं, 50-100, आप अपने दोस्तों सबको भी बोलिए कि शेयर कीजिए, क्योंकि आप जब शेयर करोगे तो उनसे जो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जब हमारे चैनल और वीडियो पे जब व्यू जाएगा तो मुझे भी लगेगा, आप ये सीधे समझिए ना, यह तो एक नेचुरल चीज़ है ना, तो मैं भी बहुत एनर्जी के साथ आऊँगा और आपके साथ और विस्तार से मैं चर्चा करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। आपका अनुभव कैसा रहा, आप मेरे साथ जुड़े, आपको कितना समझ में आए, कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये चीज़ आप अपने अपने अनुभव को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो जब हमारा समाप्त हो जाएगा तब लिखिएगा, ठीक है। वीडियो समाप्त होने के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव हमें बताइएगा और आप अपने डाउट को भी लिखिएगा, ठीक है। और इस वीडियो की लिंक को आप जितना शेयर कर सकते हैं प्लीज़ आप अपने भाई के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, आप शेयर कीजिए, ठीक है। आप लाइक नहीं कीजिए कोई बात नहीं है, लेकिन शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, लेकिन मैं जाने से पहले आपको यह बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों कीजिएगा, क्यों करना जरूरी है, क्योंकि एक बार आप चैनल पर विजिट कीजिए, चैनल पर जाकर देखिए कितना सारा कंटेंट एजुकेशन से संबंधित आपको मिलेगा और 100% फ्यूचर में भी आपको मिलने वाला है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का जो बटन आ रहा है ना, घंटे का बटन, उसमें ऑल वाले पे क्लिक करके आप उनको टिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।